Good morning students. In this video you are going to learn history and civics, second chapter Europe and India, class 8 Maharashtra State Board. So this chapter is divided basically into two parts, Europe and India. Europe is a continent while India is a nation. India is a country, right? You know the difference between the continent having the many nations, many countries, and India is itself country that comes under the Asian continent. So इस चैप्टर को मैं एकदम सिंप्लीफाइड कर दूँ विद इन अ हाफ मिनट 30 सेकेंड में, तो वी विल सी दिस चैप्टर अबाउट द रेनाइसेंस इन यूरोप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनाइसेंस, व्हाट हैपन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेनाइसेंस ऑन इंडिया एंड यूरोप. देन रेनाइसेंस से क्या हुआ, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ी, लोगों का लिटरेसी लेवल बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे बने, तो दैट लीड टू इनोवेशन लीड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप, है ना. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड प्रोड्यूस द लॉट ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. तो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, उनको बड़ी बड़ी मंडियों की ज़रूरत पड़ी. दे नीड अ मार्केट टू सेल देयर प्रोड्यूस. उनको मंडी की मार्केट की ज़रूरत थी. तो ये दे मूव टूवर्ड्स द ओरिएंटल कंट्रीज, स्पेशली एशिया एंड अफ्रीका में जितने कंट्रीज है इंक्लूडिंग अवर इंडिया एंड बहुत सारे अफ्रीकन नेशन में मूव हुए, ताकि वो वहाँ पे बेच सके. और धीरे धीरे वहाँ पे वो अपनी कॉलोनी बनाने लगे और कब्जा करके वहाँ पर हुकूमत करने लगे. इसी तरीके से इन दिस वे द ब्रिटिशर्स इंग्लैंड्स रूल ओवर इंडिया नियर मोर देन 200 ईयर्स अगो, नियर 200 ईयर्स, राइट. आज से फ्रॉम 1757 टिल 1947. सो यू कैन सी 1757 में उन्होंने फॉर्मली, अंग्रेजों ने इंडिया में फॉर्मली रूल इस्टेब्लिश किया, जो कि 1947 तक चलता रहा. नियर इफ यू काउंट दिस, सब्ट्रैक्ट 1757 फ्रॉम 1947, 190 ईयर्स, 190 साल, राउंड ऑफ टू 200 ईयर्स दे रूल टू इंडिया. एंड फ्रॉम 1947 टिल 2002 टिल 2020 या 2020 2020 आज की तारीख तक अभी हमारे 75 साल भी कंप्लीट नहीं हुए. 73 ईयर्स वी हैव सो फार कंप्लीटेड फॉर आवर इंडिपेंडेंस. सो अंग्रेज हमारे देश पे 200 साल कैसे कब्जा करे, क्यों करे, इस बुक के जरिए और आने वाले चैप्टर्स के जरिए वी विल लर्न. सबसे पहले आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनाइसेंस. दिस चैप्टर, इन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, द वर्ड रेनाइसेंस you will found. The meaning of renaissance, whenever the word re come na students, re means re, dobara, again, reformative, revival, revolution, means there was a revival of arts and learning that begins in Italy and spread all over Europe, right. क्योंकि उस वक्त क्या था, if you read this first page of this chapter Europe and India, then you found that in that chapter the meaning of Renaissance is written, the age of Renaissance. So in this at that time बहुत सारे एजुकेशन, यानी यूरोप में भी, जैसे हमारे इंडिया में लिटरेसी लेवल इससे पहले पीरियड में बताया मैंने बहुत कम था, इस तरीके से यूरोप में भी लिटरेसी लेवल बहुत कम था. सो धीरे धीरे पब्लिक जागरूक होती गई, अवेकन होती गई, एंड लिटरेसी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, राइट, धीरे धीरे बढ़ता गया. सो उनमें आप देख सकते हो लियोनार्डो डी विंसी, ये पिक्चर है लियोनार्डो डी विंसी. इन्होंने बहुत ही एक उम्दा, एक ऑसम पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की, जो कि आज भी इमोर्टल है. यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ लियोनार्डो डी विंसी. इन्होंने ये मोनालिसा की पिक्चर बनाई थी, जिसको आज भी इमोर्टल कहा जाता है, उसकी अहमियत आज भी मानी जाती है. सो एक्चुअली दिस चैप्टर वी कैन कंसिडर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन द मेडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री. क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, राइट. मेडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री एंड मॉडर्न, मेडिवल से मॉडर्न की तरफ जा रही है ये. इस चैप्टर में कैसे मेडिवल से मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जंप हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे. तो जैसे कि बहुत सारे ब्लाइंड फेस थे यूरोप में भी, अंधविश्वास थे, क्योंकि लोग पब्लिक, जैसे फॉर एग्जांपल बता दूं कि रिलीजियस यूरोप में ज़्यादातर जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है. अब क्रिश्चियन का जो रिलीजियस बुक है बाइबल, राइट, जैसे कि हिंदुइज्म का रिलीजियस बुक है गीता, और मुस्लिम्स का है कुरान. सो दे सारी जो रिलीजियस बुक है ना, वो उनके जो कॉमन पीपल लैंग्वेज में नहीं लिखी गई है. फॉर एग्जांपल हमारी जो गीता लिखी गई है वो संस्कृत में एक्चुअल में लिखी गई है, राइट, एंड वी स्पीक मराठी, हिंदी, लाइक एक्सेट्रा. एंड कुरान जो है अरबिक में लिखी गई है, एंड द पीपल स्पीक अनदर लैंग्वेज. एंड
तो इसी तरीके से जो बाइबल लिखी गई थी ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो जो एक्चुअल टीचिंग ऑफ बाइबल थी, जो आप देखे हो कि जो पियरिस्ट रहते हैं, पंडित रहते हैं चर्च में, तो वो एक्चुअल टीचिंग नहीं देते थे पब्लिक को, वो पब्लिक को डाइवर्ट करते थे। सो बहुत ब्लाइंड फेथ था। तो उस वक्त ब्लाइंड फेथ होने की वजह से वो अपना फ़ायदा करते थे, और एक्चुअल टीचिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट बुक डजन पासिस थ्रू द कॉमन पीपल, है ना। सो लेकिन कम सम पीपल केम फॉरवर्ड लाइक मार्टिन लूथर, जैसे हमारे इधर महात्मा ज्योतिराव फुले थे, तो वहाँ पर यूरोप में मार्टिन लूथर किंग नाम के सोशल रिफॉर्मर थे, वो आए और सोशल रिफॉर्मर बढ़ा, वहाँ पे एजुकेशन लेवल बढ़ा, तो धीरे धीरे वहाँ पे तरक्की होती गई। और फिर क्या हुआ, आप देख सकते हो, दिस पियरिस्ट, ये पंडित है जिसको पादरी भी बोलते हैं, पियरिस्ट बोलते हैं, चर्च में ये अपनी ड्यूटी करते हैं, तो वो एक्चुअल टीचिंग नहीं देते थे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे पब्लिक जागरूक होती गई, आर्ट्स में, लिटरेचर में लर्निंग स्टार्ट हुई, तो पब्लिक और बड़ी, साइंस इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ी, साइंस एंड डेवलपमेंट में रिसर्च हुआ। देन आफ्टरवर्ड्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन यूरोप, यानी कि मशीनों के जरिए प्रोडक्शन, पहले हाथ से जैसे कपड़े पहले हाथ से बनाए जाते थे, तो कपड़े मशीनों के जरिए बनाए लगे। कोयला जला के स्टीम इंजन से साइजिंगें बनाई गई, स्टीम इंजन से रेलवे चलाई गई, ट्रेन दौड़ाई गई। तो इस तरीके से डेवलपमेंट जो कि स्टार्ट होता गया, तो इनका प्रोडक्शन धीरे धीरे तेजी से बढ़ता गया, राइट। अब नाउ यू कैन सी, ये आपको एक जानकारी के लिए दे दिया हूं मैं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि स्टीम इंजन में था, राइट। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी में हुआ, जो कि 1870 में हुआ। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1784 स्टीम इंजन, भाप का इंजन, भाप से रेलवे चलती थी, कोयले से चलती थी। फिर 1870 इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 1969 में थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड था। एंड नाउ इन 2019 एंड 2020 में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एक्सेट्रा है, राइट। अब ये क्या है रोबोटिक्स वगैरह, अब इतना एग्जांपल दे दूं कि हम बैठे बैठे हमारे रिमोट से, राइट, हमको अगर बाथरूम जाना है, बाथिंग करने, नहाने जाना है, तो वी कैन स्विच ऑन थ्रू आवर मोबाइल, आवर गीजर वी कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, राइट। हम हमारे मोबाइल से कनेक्ट करके उसे बगैर जाके उठ के बटन दबाते नहाते, मतलब हम क्या करते हैं, उठ के बटन स्विच ऑन करना रहता है गीजर का, वो ना करते हो हमारे रिमोट से हैंडल कर सकते हैं, मोबाइल के रिमोट से। सो नाउ कम टू अवर टॉपिक। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या है प्रोडक्शन तेज़ी से होने लगा। तो प्रोडक्शन जब इनका ज़्यादा होने लगा तो दे नीड अ मार्केट, क्योंकि यूरोप में सारे उस वक्त एट दैट टाइम द मेनी यूरोपियन कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड, बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड, राइट। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, मतलब मशीन से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, कपड़ों का चीज़ों जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती थी उस वक्त, तो प्रोडक्शन तेज़ी से होने लगा। तो उनको बेचने के लिए मुनाफा ज़्यादा, जितना वो बेचेंगे तो मुनाफा उतना उनको मिलेगा, उतना प्रॉफिट होगा। अगर इफ़ दे नॉट सेल दे फेस अ लॉस, उनको लॉस होगा। सो दे नीड अ मार्केट। तो वो यूरोप, फ्रांस, जर्मनी से जितने भी थे वहाँ से निकल के फिर एशियन और अमेरिकन कंट्री, यानी कि मैं आगे दिखाता हूँ, वहाँ पे जाने लगे। तो उससे क्या हो गया कि उनको जोग्राफिकल डिस्कवरीज करना स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है यूरोप है, इट इज़ यूरोप। यहाँ पर एक छोटा सी कंट्री है इंग्लैंड। इंग्लैंड इतना छोटा है, एज पर एरिया हमारे महाराष्ट्र से भी छोटा आएगा वो, राइट। लेकिन इंग्लैंड एक कंट्री था जो कि इंडिया, दुनिया के कई देश, मेनी नेशंस, आई थिंक मोर देन, आई कैन सेट मोर देन 20 to 25 नेशंस वर अंडर कंट्रोल ऑफ द इंग्लैंड, राइट, कि उसकी गुलामी में थे। हमारा भारत भी अंग्रेजों की गुलामी में 2 साल तक रहा। तो नाउ सो बहुत सारे सेलर्स मतलब जो समुद्री रास्ता तलाश करते थे। अब उससे पहले आ जाओ कि ये समुद्री रास्ता क्यों तलाश करने लगे। यहाँ से आप देखोगे ये हमारा इंडिया है, राइट, आगे दिखा देता हूँ, ये हमारा इंडिया। अब इंडिया से ईजिली बाय ये लैंड रूट के जरिए आसानी से यूरोप जा सकते थे, राइट। यहाँ पर एशिया आएगा और मिडल ईस्ट कंट्रीज जो अरब कंट्रीज है लाइक सऊदी अरबिया, ईरान एक्सेट्रा, तो वहाँ से होके यूरोप जा सकते थे। लेकिन ओटोमन एम्पायर
कॉन्स्टेंटिनोपल ने ना ओटोमन अम्पायर, आपने देखोगे आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, तो ओटोमन एक तुर्की अम्पायर, जो कि तुर्की एक कंट्री है बीच में पड़ता है, उन्होंने, वो मुस्लिम कंट्री था, मुस्लिम रूलर थे वहाँ पे, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया रास्ता कि ये क्रिश्चियन, दिस क्रिश्चियन कम्युनिटी और यूरोपियन कम्युनिटी अगर यहाँ पे ओरिएंटल कंट्रीज लाइक अफ्रीका में और एशिया कंट्री में उनके माल बेचेंगे तो दे विल फेस अ लॉस। तो ये तुर्की का माल कोई खरीदेगा नहीं, तुर्की का माल कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया। सो बहुत सारे जो यूरोपियन सेलर्स थे, सेलर्स मतलब जो समुद्री रास्ता, समुद्र सफ़र कर दिया है, दे ट्रैवल थ्रू द सी रूट, उसको बोलते हैं सेलर। तो दे ट्राई टू डिस्कवर द सी रूट टू स्पेशली इन एशियन नेशन एंड स्पेशली टू इंडिया, क्योंकि इंडिया उस वक्त सोने की चिड़िया माना जाता था, इंडिया में बहुत से खजाने थे, ये उन्होंने सुन रखा था। लेकिन ये लैंड रूट तो ऑलरेडी ब्लॉक हो गया था, तो समुद्री रास्ता तलाश कर रहे थे वो, राइट। तो समुद्री रास्ता हुआ ऐसे ऐसे आते हुए ये रेड सी से ऐसे, पहले मैं और बता देता हूँ डीपली आपको। हाँ, इस मैप के जरिए आप यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले बहुत सारे सेलर्स ने कोशिश की, पहले जो कोशिश की ना, पहला जो ट्रायल मारा कोलंबस ने किया, तो वो इंडिया को डिस्कवर करने निकला था। अब इंडिया का रास्ता आप देख सकते हो, ये यूरोप है, राइट। यूरोप, कोलंबस जो था वो पुर्तगीज का था, राइट। तो वो यहाँ से निकला, अब यहाँ से यहाँ तक इंडिया का ऐसा रास्ता जाता है, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड नहीं थी, राइट, जीपीएस वगैरह था नहीं, तो वो इंडिया को ढूंढने के लिए चक्कर में पहुँच गया, ऐसे पहुँच के अमेरिका पहुँच गया, राइट, और उसने अमेरिका को डिस्कवर कर दिया, और इसलिए उसने उसका नाम इंडस भी रखा। फिर बाद में पता चला वहाँ के लोगों से ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है, राइट। तो ऐसे बहुत से सेलर ने कोशिश की, और एट द लास्ट वास्को डी गामा नाम का, वो भी पुर्तगीज से था, उसने सक्सेस, पहले वो यहाँ पे ऐसे ऐसे आया, और पहले अफ्रीकन कैप ऑफ गुड होप पे आया, जो कि आज साउथ अफ्रीका, आप सुन रहे हो क्रिकेट टीम, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो साउथर्न पार्ट है उसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका कंट्री है, नेशन है, देश है। यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ से वो रास्ता, जैसे हम कहीं जाना रहता है तो वेन एवर वी आर गोइंग प्लानिंग टू गो समवेयर, वी आर आस्किंग बाय रोड्स, रोड ट्रैवलर्स, रास्ते में हम शॉप वगैरह से पूछते हैं, तो वो पूछते पूछते रास्ता गया और इंडिया का रास्ता डिस्कवर किया। तो यहाँ पर वो कैलीकट पे आया सबसे पहले, और कैलीकट पे उसके बादशाह से उसने जो भी यूरोप से माल लाया था वहाँ पर उस बादशाह को बेचा, वहाँ से, और स्पेशली इंडिया से जो स्पाइसेस वगैरह थे, यानी मसाले जो थे हमारे गरम मसाले जो खाने में यूज़ होते हैं, और जो भी डोमेस्टिक मटेरियल्स यहाँ से वो इम्पोर्ट करके लेके गया और यूरोप में बेचा, उसको बहुत प्रॉफिट हुआ, और उसने वो सारा ये रास्ता कई लोगों को बोला। तो वन बाय वन नेशन लाइक पुर्तगीज़, सबसे पहले पुर्तगीज़ आए इंडिया में, आफ्टर दैट ब्रिटेन, अंग्रेज़ आए, देन डच, एंड एट द लास्ट फ्रेंच आए, है ना। तो ये जीके में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे पहले पुर्तगीज, इंग्लिश, डच, एंड एट द लास्ट फ्रेंच। अब ये दिस ब्रिटिश पीपल और दिस यूरोपियन पीपल नॉट ओनली कंट्रोल ओरिएंटल कंट्रीज लाइक अफ्रीकन नेशंस एंड एशियन नेशंस, बट ऑल्सो दे ऑल्सो कंट्रोल द अमेरिकन वेस्टर्न पार्ट में, आप देख सकते हो मैप के, जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका में भी अंग्रेज गए और वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बना ली, 12 से 13 कॉलोनीज उन्होंने बना ली। कॉलोनीज मतलब दे ट्राई, सारा अफेयर्स अंग्रेज का अपने हाथ से कंट्रोल करते थे, वहाँ की गवर्नमेंट को निकाल फेंका उन्होंने। तो जैसे कि हमारे इधर, ये आप फोटो देख सकते हो, ये फोटो है जॉर्ज वॉशिंगटन का, राइट। जॉर्ज वॉशिंगटन का इम्पोर्टेंस समझने के लिए बस इतना बता दूं कि आज हमारे इधर गांधी जी, महात्मा गांधी जी का जो इम्पोर्टेंस हमारे इधर है, जैसे हमारे महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, हमारी हर करेंसी नोट्स पर, नोटों पर गांधी जी की पिक्चर है, इमेज है, तो इस तरीके से अमेरिकन करेंसी पर जॉर्ज वॉशिंगटन की इमेज है। अब वो क्यों, उन्होंने क्या किया था, जैसे गांधी जी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अहम लीडर थे, इस तरीके से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये लीडर जॉर्ज वॉशिंगटन आगे सबसे बड़े लीडर थे, और इनकी ही लीडरशिप में उन्होंने अंग्रेज़ों को बाहर निकाल फेंका। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वॉर टुक प्लेस बिटवीन द अमेरिकन्स एंड ब्रिटिशर्स, तो अमेरिकन्स उन्होंने जीत गया, उन्होंने पहली वॉर में। तो आप देख सकते हो कि हम मुश्किल से अंग्रेज़ 50 साल भी रूल नहीं कर पाए अमेरिका में, लेकिन अंग्रेज़, वही अंग्रेज़ हमारे इंडिया पे 200 साल रूल करे। उसका रीज़न क्या था कि दिस अमेरिकन पीपल्स वर सो इंटेलेक्चुअल्स, दे सो यूनाइटेड, वो यूनाइटेड थे, एजुकेटेड थे, है ना, उनमें यूनिटी थी, स्ट्रेंथ थी, हिम्मत थी। लेकिन ये जो चीज़ें हमारे इंडियंस में बहुत लेट आई, तो इसलिए अंग्रेज 200 साल तक रूल करे, बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग, हमारे लीडरों में हिम्मत थी, लेकिन दे वर नॉट यूनाइटेड, दैट वी विल सी इन 1857 रिवॉल्ट, क्योंकि
200 साल तक अंग्रेज रूल करे और 1857 की जंग हम क्यों हारे, तो उसका रीज़न इस बुक में ही लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ने सपोर्ट नहीं किया और यूनिटी नहीं थी, इंटेलेक्चुअलिटी नहीं थी। अब इस चैप्टर में जो मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो अब ये अंग्रेज जो यूरोपियन नेशन थे, अब यूरोपियन नेशन में सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे, ब्रिटेन इंग्लैंड ही नहीं था, बल्कि अब फ्रांस, जर्मनी, डच, पुर्तगीज़ वगैरह भी थे। तो ये क्या करने लगे, ये ओरिएंटल कंट्रीज़ पे जमा होने लगे। जैसे मैं दिखाया हमारे इंडिया पे अफ्रीकन नेशन में गल्फ कंट्रीज़ पर जाके कब्जा जमाने लगे और उन देशों को अपनी कॉलोनीज बनाने लगे, राइट। तो अब क्या हो गया कि इन्हीं में, जैसे अंग्रेज बोलते थे हम ही रूल करेंगे इंडिया पे, फ्रेंच बोलते थे नहीं हम करेंगे, तो उनमें ही लड़ाई होने लगी। तो उनकी जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेजी गवर्नमेंट, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, फ्रेंच की गवर्नमेंट थी, जैसे आज हमारे इधर मोदी गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट उनको मिलिट्री सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट देती थी और उनसे खूब सारे टैक्स वसूल करती थी। इससे क्या हो गया कि उनमें एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होने लगा। सो दिस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज नथिंग बट द कैपिटलिज्म. So this property was used in the form of capital for trade and commerce, which led to rise of capitalist economic system in Europe. Then colonialism already बता दिया हूँ कि एक powerful countries on the basis of economic and military strength occupies the another region. जैसे कि अंग्रेज आए थे एक powerful, जब उस वक्त हमारा देश इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, at that time our country was not so developed, we do not have the military, we do not have the guns, etc. So on the basis of military strength and economic strength they occupies a small वीकली फिजिकली और पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमारा कंट्री बड़ा था, लेकिन हमारे पास इतना डेवलप नहीं था। तो ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ दे कंट्रोल अवर कंट्री, दिस इज नोन एज अ कॉलोनियलिज्म। क्योंकि अंग्रेजों ने भी इंग्लैंड ने भी हमारे कंट्री को, हमारे देश को, हमारे भारत को उनकी कॉलोनी बना के रखा था। Now imperialism. Imperialism means a system in which a powerful country controls the other country by establishing its overall domination and establishing many colonies. अब बहुत सारी कॉलोनीज बना दी, जैसे हमारे देश में वेस्टर्न पार्ट में अलग बना दी, साउथर्न में अलग बना दी, जो इसको बोलेंगे। एंड मेनी कंट्रीज फ्रॉम एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फेल टू प्रे दिस imperialist aspiration of the European nations. So for this lecture, this part of this सेकेंड चैप्टर वी स्टॉप हेयर। सो इसके आगे पार्ट में कैसे अंग्रेज़ों ने इंडिया में अपने पैर जमाए, हाउ द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग टू ओवर इंडिया, कैसे उन्होंने कॉन्स्पायरेसी के जरिए, साजिशों के जरिए इंडियन लीडर को 1 by 1 हराया, मारा, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच अवर वीडियो। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए सब्सक्रिप्शन का बटन लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। देन फिर उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम सेकंड पार्ट डालेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डालेंगे आपके, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आपके क्लास 8 की ही बना रहा हूँ, मैथ्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस